गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ का फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में। इससे पहले भी 2-3 चैप्टर हो चुका है। अब द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या है कि आप लोग को जो यहाँ पढ़ाया जाता है या जो लिखाया जाता है उसको ध्यान से पॉज करके भी आप उसको सही से उतार सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है आप डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा और यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा तो उसको आपको सही से अपने कॉपी में उतारना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण। इसके बारे में हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से इसका क्वेश्चन को दिया जाता है। चलिए द्विघात समीकरण देखते हैं। द्विघात समीकरण में आप देखेंगे इसमें द्वि और घात। द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब आप जानवे करते हैं पावर। ठीक है, तो वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहते हैं। समीकरण में क्या इक्वल टू 0 लिखते हैं और बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाता है। तो द्विघात समीकरण में तो ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब समझेंगे कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, मूल रूप जो द्विघात समीकरण का होता है वो क्या होता है। बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है किसी का व्यापक रूप, जैसे द्विघात है, त्रिघात है, इसका व्यापक रूप पूछा जाता है कि मूल रूप क्या है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो ध्यान रखेंगे, मूल रूप या उसको व्यापक रूप कहते हैं। तो मूल रूप जो लिखा जाता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप यानी व्यापक रूप, जिसमें आपका तीनों पार्ट होता है, x² का भी पार्ट, x का भी और एक अचर राशि। ये तीनों पार्ट आपको होना चाहिए और ये प्लस का साइन ही होना चाहिए, माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, बस प्लस सब में। ये आपका मूल रूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी साइन अलग से नहीं होना चाहिए, बस ये इसका मूल रूप है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का मूल रूप यानी व्यापक रूप। अब ये जो लिखा गया है समीकरण वो x के रूप में लिखा गया है, ये x का समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जरूरी नहीं है कि x के रूप में, y के रूप में भी आप लिख सकते हैं, ax² + by + c = 0। ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका रूप क्या है, y के फॉर्म में है। ये x के फॉर्म में, ये y के फॉर्म में है। प्रॉब्लम वही है, समीकरण सेम है, सॉल्व सब उसी तरह होता है जैसे सॉल्व किया जाता है, बस उसका ये x के रूप में है, ये y के रूप में है और कोई फर्क नहीं है। तो रूप किसी के रूप में होता है, किसी भी x के y में लिख सकते हैं, y के रूप में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मूल रूप जो लिखा जाता है उसमें आपका एक x² का पार्ट होता है, एक x का पार्ट होता है और एक अचर राशि c होता है। यानी 3 पार्ट इसमें आपका रहता है। आप तीनों पार्ट इसमें होना चाहिए, तब उसको आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण का मूल रूप। अब इसके अलावा क्या है कि द्विघात समीकरण का इसके अलावा और भी रूप हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं x² + bx = 0। ये भी द्विघात समीकरण है, इसमें x² का पार्ट है, x का पार्ट है, c नहीं है। तो c नहीं है तो इसका मतलब ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको मूल रूप या व्यापक रूप नहीं कहेंगे। व्यापक रूप में तीनों पार्ट होता है। सेकेंड आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + c = 0। ये भी द्विघात समीकरण है। और ये x² = 0, ये भी द्विघात समीकरण आपका है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन जो दिया जाता है तो वो आपको समीकरण ये चारों रूप में दिया जाता है, इस रूप में भी दिया जाता है, इस रूप में भी दिया जाएगा, इस रूप में भी दिया जाएगा और इस रूप में भी दिया जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन कहा जाए
कि इसका मूल रूप क्या है, तो ये मूल रूप होता है। बाकी ये मूल रूप है नहीं, ये द्विघात समीकरण है लेकिन मूल रूप नहीं है। मूल रूप ये होता है जिसमें आपका तीनों पार्ट होता है और जो लिखा गया है, जो साइन वही। अब ये नहीं कि इसके बीच में माइनस साइन दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये नहीं, ठीक है। तो ये इसका मूल रूप हुआ और इसके अलावा ये तीन पार्ट होते हैं जिसको आप द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब सॉल्व जो किया जाता है इसको, तो सॉल्व सबका एक ही मेथड से होता है। जो इसका मेथड है वही इसका मेथड, इसका मेथड, इसका, तीनों को एक ही मेथड से, सेम मेथड से सबको सॉल्व किया जाता है। अब एक चीज़ समझेंगे कि द्विघात समीकरण इसके घात 2 होते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनता है, तो ग्राफ कैसा होता है, इसका परवलयाकार होता है। इसका जो ग्राफ होता है उसको ध्यान में रखेंगे, इसका जो ग्राफ बनता है इसका ग्राफ परवलयाकार बनता है। जब आप समीकरण में आप ग्राफ पेपर में इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा परवलयाकार होता है। इस तरह से इसका ग्राफ हमेशा बनता है, एक चीज़ याद रखेंगे। और जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसका पावर 1 होता है, उसका ग्राफ जो हमेशा एक सरल रेखा में बनता है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जो एक चर का जो समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा वो सरल रेखीय बनता है, सरल रेखीय, इस तरह से ग्राफ आपका बनता है। और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार के रूप में इस तरह से बनाया जाता है। अब समझेंगे अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, द्विघात समीकरण के घात 2 होते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है यानी एक्स का वैल्यू, ये समीकरण एक्स में लिखा गया तो एक्स का वैल्यू, वाई में लिखा रहेगा तो वाई का वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक। यानी समीकरण में जो एक्स है, वाई है, एक्स का जो एक्स के रूप में जो लिखा गया है वाई के रूप में लिखा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक, यानी मूल बोलते हैं। यानी इसका वैल्यू कि एक्स का वैल्यू क्या है, यानी एक्स में समीकरण लिखा गया तो एक्स का वैल्यू क्या है, वाई में लिखा रहेगा तो वाई का वैल्यू क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको शून्यक बोलते हैं, शून्यक, या उसको मूल बोलते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू जो निकलता है वो शून्यक या मूल उसको हम लोग कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के पावर 2 होते हैं, इसका घात 2 होता है, तो इसका अधिकतम घात 2, तो इसका मूल जो वैल्यू जो आएगा वो भी अधिकतम 2 ही वैल्यू आता है। कितने वैल्यू आते हैं, 2 वैल्यू आते हैं किसका, द्विघात समीकरण। त्रिघात होंगे तो 3 वैल्यू होंगे। तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने वैल्यू, 2, यानी अधिक से अधिक कितने मूल, 2, याद रखेंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल, द्विघात समीकरण का अधिक से कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद में पढ़े होंगे कि त्रिघात बहुपद में उसका पावर 3 होता है, तो इसके मूल कितने होते हैं, 3, यानी एक्स का जो वैल्यू होता है वो 3 वैल्यू होता है, इसको मूल या शून्यक बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण में जो मूल होते हैं, एक्स का वैल्यू जो होता है उसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। इसके मूल को अल्फा और बीटा, मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, उसको हम लोग अल्फा और बीटा से इंडिकेट किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि वो अल्फा और बीटा ही कहे। हो सकता है कि आपको ये कह दे कि ए और बी इसका मूल है, हो सकता है आपको कह दे कि वाई और जेड इसका मूल है। तो आपको ये समझना है कि एक अल्फा और एक बीटा है, यानी 2 वैल्यू है इसका। जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटा ही लिखा हुआ रहेगा, हो सकता है कि इसके जगह आपको ए भी कह सकता है। कह दे कि द्विघात समीकरण के 2 मूल ए और बी है, तो इसको आपको समझना है कि एक अल्फा और एक बीटा है। एग्जाम में चेंज करके भी दिया जाता है कि इसके मूल ए और बी है या वाई और जेड ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो अधिकतर जो इंडिकेट किया जाता है मेनली वो आपको अल्फा और बीटा से इंडिकेट किया जाता है। इसका जो वैल्यू होता है उसको अल्फा और बीटा से इंडिकेट किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे मूल यानी शून्यक जो निकाला जाता है द्विघात समीकरण का। तो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका जो मूल होता है, इसका जो शून्यक होता है और द्विघात समीकरण का जो गुणांक होता है, गुणांक के बारे में समझेंगे।
जैसे मान लीजिए आप लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए बोलते हैं। गुणांक मतलब जो गुणा के रूप में लिखा जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, उसके गुणा के रूप में कौन है? ए। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए है। एक्स का गुणांक कौन है? तो बी है। और एक अचर राशि होता है, अचर राशि, उसको सी बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, और जो बच गया उसको हम अचर राशि कहते हैं सी। तो कुछ भी हो सकता है, इसके जगह कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर कुछ भी लिखा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो